वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सिल्विया प्लैथ की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है स्टिंग्स, यानी किसी शहद की मक्खी वगैरह का काटना। ये पोएम अक्टूबर 1962 में लिखी गई और ये 12 क्विंटेन्स पर कंसिस्टेड है। क्विंटेन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 12 क्विंटेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 60। इस पोएम में एक हाइव यानी एक मक्खियों के छत्ते के अंदर जो क्वीन बी होती है उसके रोल को दिखाया गया है। सिल्विया प्लैथ की जो बी पोएम्स हैं उस सिलसिले की तीसरी पोएम है, क्योंकि सिल्विया प्लैथ का फादर जिसका नाम ओटो प्लैथ था वो एक बी मर्चेंट था, यानी शहद की मक्खियों का ताजर था। इस पोएम में शहद की मक्खियों को एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके ज़रिए पोइटस उस बी हाइव के अंदर जो क्वीन बी होती है उसके रोल को दिखाते हुए अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करती है। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोइटस कहती है, बेयर हैंडेड यानी बग़ैर ग्लव्स पहने हुए, बिल्कुल सादा नंगे हाथों के साथ, आई हैड द कॉम्स, मैंने मक्खियों के छत्ते को पकड़ा हुआ था, यानी मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं अब इस काम की आदी थी। द मैन इन वाइट स्माइल्स, जो कि बी सेलर था यानी मक्खियों को बेचने वाला था, वो अपने सफ़ेद कपड़ों में था और मुस्कुरा रहा था। बेयर हैंडेड, उसने भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए थे। आवर चीज़ क्लॉथ गांटलेस नीट एंड स्वीट, हमारे जो चीज़ क्लॉथ के हफाजती ग्लव्स थे, हफाजती दस्ताने वगैरह थे, वो बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे थे। द थ्रोट ऑफ आवर रिस्ट्स ब्रेव लिलीज, हमारे जो कलाइयों का अंदरूनी हिस्सा था वो एक बहादुर लिली की तरह था। ही एंड आई, वो और मैं, यानी वो जो बी सेलर था और मैं जो थी, हम दोनों ये मिलकर काम कर रहे थे, यानी मक्खियों के छत्ते की छानबीन कर रहे थे। हैव 1000 क्लीन सेल्स बिटवीन अस, हमारे दरमियान हज़ारों खाने थे, यानी जिनमें शहद भरा हुआ था। 8 कॉम्स ऑफ येलो कप्स, और 8 छत्ते थे जो कि येलो कप्स की माने दिखाई देते थे, यानी वो कप थे जो कि शहद से भरे हुए थे। येलो कलर शहद का मेटाफर है। एंड द हाइव इटसेल्फ आर टी कप, और जो वो छत्ता था उसकी मिसाल एक टी कप यानी चाय के कप जैसी थी, यानी जिस तरह से चाय का कप चाय से भरा होता है इसी तरीके से वो छत्ता उस शेप का था और उसमें शहद भरा हुआ था। वाइट विद पिंक फ्लावर्स ऑन इट, उसके ऊपर सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल थे। विद एक्सेसिव लव, बड़ी ख़ास मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से। आई अनेमल्ड इट, मैंने उसके ऊपर पेंट किया था, यानी ये फूल मैंने उसके ऊपर ख़ुद बनाए थे। यानी इससे पोइटस के हाइव के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। थिंकिंग, उसे सोचते हुए, जानते हुए। स्वीटनेस स्वीटनेस, यानी वो जो शहद का छत्ता था, मक्खियों का छत्ता था, वो चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था, उसकी खूबसूरती की वजह से मैंने उसके ऊपर बड़े प्यार से गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों की कलर किया था, पेंट किया था। ब्रूड सेल्स ग्रे एज द फॉसिल्स ऑफ शेल्स, और जो ब्रूड सेल्स थे यानी वो सेल जिसमें शहद की मक्खियाँ अपने बच्चे देती थी, अपनी नस्ल बढ़ाती थी, उसकी रंगत ग्रे थी। और वो जो फॉसिल होते हैं, आसार कदीमा के जो बाकियात होते हैं, उन फॉसिल्स के बैरूनी खोल की मानिंद सुरमई रंग के दिखाई देते थे। टेरिफाई मी, मुझे उसे ख़रीदते हुए डर लगता था। दे सीम सो ओल्ड, क्योंकि ये बहुत पुराना था, यानी उसके पुराना होने की वजह से मुझे ख़रीदते हुए डर लग रहा था कि कहीं मैं गलत चीज़ ना ख़रीद लूँ। व्हाट एम आई बाइंग, मैं क्या ख़रीद रही हूँ, यानी मुझे ये डर लग रहा था। वर्मी महोगनी, यानी ये एक ऐसी लकड़ी का था जो कि बहुत पुरानी हो और पुरानी होने की वजह से बोसीदा होकर उस पर वर्मी हो जाए, वो कीड़े मकोड़े उस पर लग जाएँ, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो। इज़ देयर एनी क्वीन एट ऑल इन इट, क्या इस छत्ते के अंदर कोई क्वीन होगी, कोई मलिका होगी। इफ़ देयर इज़, अगर इसके अंदर कोई मलिका हुई भी तो चूँकि ये छत्ता बहुत पुराना है, शी इज़ ओल्ड,
तो वो मलिका भी काफ़ी बूढ़ी होगी। हर विंग्स टॉर्न शॉल्स, और उसके जो पर है वो शाल की तरह, पुराने कपड़े की तरह फटे पुराने होंगे, बोसीदा होंगे। हर लॉन्ग बॉडी, और उसका जो लंबा जिस्म है, रब्ड ऑफ इट्स प्लश, वो उसका जो प्लश का कपड़ा है उसके साथ बहुत ज़्यादा बार रगड़ खा चुका होगा, और इसलिए वो भी अब काफ़ी खस्ता हाल होगा। पुअर एंड बेयर, अनक्वीनली एंड इवन शेमफुल, ये जो छत्ता है ये मुझे यूँ दिखाई देता है कि शायद इसमें कोई क्वीन, कोई मलिका ना हो, इसलिए ये काफ़ी शर्म की बात थी कि मैं इस तरह के खस्ता हाल छत्ते को ख़रीदूँ। आई स्टैंड इन अ कॉलम, मैं एक कतार में खड़ी हुई अपने आप को महसूस करती हूँ। पोइटस यहाँ पर अपने आप को गरीब, खस्ता हाल, बग़ैर लिबास के और एक बहुत ही गैर मलिका यानी मलिका ना होना, बिल्कुल ही एक ग़ुलाम की हैसियत से शर्म महसूस कर रही थी। आई स्टैंड इन अ कॉलम, मैं एक कतार में खड़ी हूँ। ओ विंग्ड, विंग्ड का मतलब है परों वाली यानी उड़ने वाली। इसका मतलब है कि जब इंसान बुलंदी पर जाता है तो वो मुतकब्बर हो जाता है, तो इसका मतलब विंग्ड का मतलब हुआ प्राउड यानी तकब्बर करने वाली, मुतकब्बर। अन मिरेकुलस वुमेन, ऐसी ख़वातीन के लाइन में खड़ी हूँ जो कि बिल्कुल आम सादा हों, जिनकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा ना हो और वो बहुत मेहनत मशक्क़त करने वाली हों। हनी ड्रगर्स, और वो शहद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती हों। मैं ऐसी आम सादा औरतों के दरमियान खड़ी हूँ, उस कतार में खड़ी हूँ। आई एम नॉट ड्रज, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने वाली नहीं हूँ, दो अगरचे फॉर ईयर्स, कई सालों तक। आई हैव ईटन डस्ट, मैंने गर्द चाटी है यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड ड्राइड प्लेट्स, और प्लेटों को खुश्क किया है। विद माई डेंस हेयर, अपने घने बालों के साथ। अगरचे मैंने अपने घने बालों के साथ बहुत सी प्लेटें धोई हैं, धूल चाटी है, यानी अगरचे मैंने भी बहुत ज़्यादा एक वक्त था मेहनत और मशक्क़त की है, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हूँ। एंड सीन माई स्ट्रेंजनेस इवेपोरेट, और अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मेरी जो अजनबियत है वो ख़त्म होती जा रही है, वो बहारात बनकर ऊपर उड़ती जा रही है। ब्लू ड्यू फ्रॉम डेंजरस स्किन, और मेरी जो ख़तरनाक जिल्द है इससे नीले रंग के शबनम के कतरे ऊपर को उड़ते हुए जा रहे हैं। विल दे हेट मी, क्या वो सब लोग मुझसे नफ़रत करती हैं? वो जो बाकी औरतें जिनके दरमियान में खड़ी हूँ, क्या वो मुझसे नफ़रत करती हैं? दोज वुमन हु ओनली स्करी, ये वही ख़वातीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हुज़ न्यूज़ इज़ द ओपन चेरी, जिनकी खबर यही है कि चेरी के फलों को कैसे ओपन किया जाए। द ओपन क्लूवर, या खुले हुए क्लूवर के बारे में है, यानी आम रोज़मर्रा के फलों और सब्जियों से बाहर उनकी गुफ्तगू नहीं जाती, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी नहीं है। तो मुझे कभी कभार अपना आप उन ख़वातीन जैसा लगता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, अब ये काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आई एम इन कंट्रोल, मैं अब काबू में आ चुकी हूँ। हेयर इज़ माई हनी मशीन, क्योंकि अब शहद वाली मशीन मेरे पास आ गई है। इट विल वर्क विदाउट थिंकिंग, ये बग़ैर सोचे काम करेगी। ओपनिंग इन स्प्रिंग लाइक एन इंडस्ट्रियस वर्जन, और ये एक मेहनती कंवारी लड़की की तरह मौसम बहार में काम करेगी। टू स्काउट द क्रीमिंग क्रेस्ट्स, और ये जो क्रीम की ऊपर वाली तय है उसको तेज़ी के साथ चलते हुए साफ कर देगी। एज द मून, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि चांद। फॉर इट्स आइवरी पाउडर, अपने आइवरी पाउडर के लिए, अपनी सफ़ेद पाउडर यानी सफ़ेद रोशनी के लिए। स्काउट्स द सी, समुंदर की सतह को वाज़े क्लियर कर देता है ताकि उस पर उसका अपना अक्स सफ़ेद पाउडर की तरह दिखाई दे सके। इसी तरीके से ये जो मशीन है ये शहद की तय को अच्छे तरीके से क्लियर कर देगी, उसमें चमक पैदा कर देगी। अ थर्ड पर्सन इज़ वॉचिंग, एक तीसरा शख्स हमें देख रहा है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद द बी सेलर और विद मी, उसका मेरे साथ और इन शहद की मक्खियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। नाउ ही इज़ गॉन, अब वो जा चुका है। अ ग्रेट स्केप गोट, यानी वो एक कुर्बानी के बकरे की तरह 8 छलांगे लगाता हुआ यहाँ से भाग गया है। हेयर इज़ हिज स्लीपर्स, हेयर इज़ हिज स्लीपर, यहाँ पर उसके स्लीपर पड़े हैं, उसकी चप्पल पड़ी है।
हेयर इज़ अनदर, और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें पड़ी हैं या कोई और शख्स आ गया है। एंड हेयर द स्केयर ऑफ वाइट लिनन, उसका सफ़ेद रंग का लिनन का एक मरबा शक्ल का कपड़ा पड़ा है। ही वो इंस्टेड ऑफ अ हैट, वो हैट की बजाय सर पर वही सफ़ेद कपड़ा लेता था। ही वो स्वीट, वो शख्स बहुत ही दिलकश था। द स्वेट ऑफ हिज एफर्ट अ रेन, उसका मेहनत का पसीना एक बारिश की तरह है। टगिंग द वर्ल्ड टू फ्रूट, जो कि ज़मीन को तर करता है ताकि इससे फल पैदा हो सके। यानी जिस तरह से बारिश के पानी की वजह से ज़मीन में फल उगते हैं, इसी तरीके से उसकी मेहनत के पसीने से भी फल उगते हैं। यानी सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही फसलें उगाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक फार्मर की, एक किसान की मेहनत भी उतनी ही अहम होती है। द बीज फाउंड हिम आउट, शहद की मक्खियों ने उसे डिस्कवर कर लिया है, उसे दरियाफ्त कर लिया है कि वो कहाँ है। मोल्डिंग ऑन टू हिज लिप्स लाइक लाइज, और उसके होंठों पर वो झूठ की तरह चिपक गई हैं। कॉम्प्लिकेटिंग हिज फीचर्स, और उसके चेहरे के फीचर्स को यानी ख़त खाल को काफ़ी पेचीदा बनाने की कोशिश कर रही हैं। दे थॉट डेथ वॉज वर्थ इट, उन मक्खियों के लिए यही बात अहम है कि अपने मकसद के लिए मर जाना ही अहमियत वाली, इज़्ज़त वाली बात है। बट आई हैव अ सेल्फ टू रिकवर, लेकिन मैंने तो अपने आप को रिकवर करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अ क्वीन, और एक क्वीन बनना है, एक मलिका बनना है। यानी अपने अंदर की जो मलिका है उसको रिकवर करना है, उसको जांचने की कोशिश करनी है। इज़ शी डेड, क्या वो मर चुकी है। इज़ शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही है। यानी मेरे अंदर की मलिका जो है क्या वो मर गई है या वो सो रही है। वेयर हैज़ शी बीन, वो कहाँ रही है। विद हर लाइन रेड बॉडी, अपने शेर की मानद सुर्ख जिस्म के साथ वो इतना अर्सा कहाँ रही है। हर विंग्स ऑफ ग्लास, और उसके शीशे जैसे पर हैं वो उनके साथ कहाँ रही है। यानी पोइटस अपने अच्छे वक्त का याद करते हुए कहती है कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती कहाँ गई। नाउ शी इज़ फ्लाइंग, अब वो मलिका उड़ रही है। मोर टेरिबल दैन शी एवर वॉज, अब वो पहले से कई गुना ज़्यादा खौफनाक हो गई है। रेड स्कार इन द स्काई, यानी जो शहद की जो छत्ता है उसके अंदर जो मलिका थी अब वो आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। रेड कॉमेट, वो एक सुर्ख रंग के सितारे की मानी दिखाई देती है। ओवर द इंजन दैट किल्स हर, जब वो उस इंजन के ऊपर उड़ती है तो वो आसमान में एक दाग की मानी दिखाई देती है, और उसी इंजन के ऊपर वो बैठी है जिसने उसे मार देना है, यानी उसके अंदर उसने ख़त्म हो जाना है। द मौसोलियम, और ये इंजन ही उसकी कब्र बन जाएगा, यही उसकी डेथ हो जाएगी। द वैक्स हाउस, और ये मोम का घर होगा, यानी एक आरजी पनाहगाह होगी। पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसमें यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है, यानी इसमें प्रॉपर तरीके से कोई राइम स्कीम या मीटर यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला देना, जैसा कि लाइन नंबर 24 में उसने कहा है कि उसने कई साल डस्ट खाई है। यानी ये एक ऐसे सरपेंट का एलुजन है जो कि मिट्टी पर क्रॉल करता है, यानी रेंगता हुआ आगे जाता है। और उसके बाद लाइन नंबर 25 में कहा है कि उसने अपने थिक बालों के साथ प्लेटों को धोया है। ये मैरी मैगडलेन का एलुजन है जो कि जीसस क्राइस्ट के पैरों को अपने बालों के साथ धोया करती थी। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। लेकिन अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब है कि ये लाइन रन ऑन लाइन है और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 12 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजॉयमेंट को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइटस कहती है, ब्रूड सेल्स ग्रे एज द फोसिल्स ऑफ शेल, यानी ये जो ब्रूड सेल्स हैं ये फोसिल्स के शेल की तरह दिखाई देते हैं, जो कि अब वो क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में कहती है टेरिफाई मी, वो मुझे खौफज़दा करते हैं। इसके अलावा पोइटस ने रिटोरिकल क्वेश्चन का भी यूज़ किया है। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पोइटस को मालूम हो, लेकिन फिर भी उस पर स्ट्रेस देने के लिए, ज़ोर देने के लिए उसे रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो कहती है, व्हाट एम आई बाइंग वर्मी मैगनी, और उसके बाद लाइन नंबर 15 में वो कहती है, इज़ देयर एनी क्वीन एट ऑल इन इट। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें वो चीज़ क्लॉथ गार्टलेस का जो वर्ड है ये
प्रोटेक्टिव मैयर का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में 8 कॉम्स ऑफ येलो कप्स, इसमें येलो का जो वर्ड है वो हनी यानी शहद के लिए यूज़ किया गया है। और उसके बाद लाइन नंबर 8 में टी कप जो है वो शहद की स्वीटनेस यानी मिठास के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 38 में जो थर्ड पर्सन है वो एक्सटर्नल चेक या जजमेंट का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 60 में मासूलियम जो है वो उसकी एंडिंग और डेथ का मेटाफर है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में वो ब्रूड सेल्स को ग्रे फॉसिल्स ऑफ शेल के साथ कंपेयर करती है। उसके बाद लाइन नंबर 34 और 35 में वो उस मशीन को एक इंडस्ट्रियस वर्जन के साथ कंपेयर करती है। उसके बाद लाइन नंबर 36 और 37 में उस मशीन के काम को चांद के साथ कंपेयर करती है जो कि समुंदर के ऊपर अपनी सफ़ेदी दिखाता है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी मुकम्मल शख्स को बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट ऑफ बॉडी या ऑर्गन का जिक्र करे तो इसे सिनिक्टिकी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैंड्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड का यूज़ करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वाइट स्माइल्स, लाइन नंबर 3 में नीट स्वीट, लाइन नंबर 6 में क्लीन बिटवीन, लाइन नंबर 12 में सेल्स शेल्स, लाइन नंबर 13 में सो ओल्ड, लाइन नंबर 27 में ब्लू ड्यू। नेक्स्ट है कायुरा। इसका मतलब है कि अगर पोइटस किसी लाइन में कोई पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में बेयर हैंडेड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 33 और 34 में पोइटस जो मशीन है जिससे शहद साफ़ किया जाता है उसे पर्सोनीफाई करती है, इंसानों की खसूसियत देती है। और उसके बाद लाइन नंबर 37 और 38 में वो चांद यानी मून को पर्सोनीफाई करती है। इसके अलावा लाइन नंबर 11 में स्वीटनेस का वर्ड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एनाफोरा। इसका मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 44 और 45 ही से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 9 में वाइट और विद ये दोनों डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 13 में सीम सो, लाइन नंबर 36 में क्रीमिंग क्रेस्ट्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में मैन और इन दोनों में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। लाइन नंबर 3 में गार्टलेस नीट स्वीट, लाइन नंबर 6 में क्लीन बिटवीन। नेक्स्ट है एसोनेंस। इसका मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वाइट स्माइल्स, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है और ई लेटर यूज़ हुआ है, ये दोनों ही वावल हैं। उसके बाद लाइन नंबर 12 में सेल्स शेल्स, लाइन नंबर 13 में सो ओल्ड। इसके अलावा पोइटस ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, यानी बेयर हैंडेड, कॉम्स, द मैन इन वाइट, चीज़ क्लॉथ्स, गांटलेस रिस्ट, लिलीज, 1000 क्लीन सेल्स, 8 कॉम्स ऑफ येलो कप्स, hive, teacup, pink flowers, brood cells, fossils of shells, wormy mahogany, wings, shawls, plates, dense hair, woman, cherry, clover, honey machine, spring, moon, powders, bee cellar, lips, line red body, wings of glass, sky, scar, red comet, engine, wax house। इसके अलावा पोइटस ने हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है किसी बात में एग्जेजरेट करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि जो हाइव और जो बीज हैं ये प्रोडक्टिविटी, फेमिनिटी और ऑपरेशन का सिंबल है। इसके अलावा जो क्वीन है वो आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ के साथ साथ पावर का सिंबल है। इसके अलावा जक्सटापोजिशन भी यूज़ की गई है, यानी एक तरफ जो इस हाइव की क्वीन है उसकी मौजूदा हालत है जो कि बहुत ही ख़राब है, इसके अलावा वो एक आइडियल सिचुएशन को भी तस्वर करती है। नेक्स्ट है इसके थीम्स। इसमें आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी का हमें थीम मिलता है,
यानी पोइटस अपने आप को क्वीन के रूप में देखती है। नेक्स्ट है फेमिनिटी और जेंडर रोल्स। इसमें ख़वातीन के रोल का हमें जिक्र मिलता है। इसके अलावा लेबर और ऑपरेशन का थीम मिलता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का थीम मिलता है कि किस तरह से पोइटस अपने आप को पहचानना चाहती है, अपने अंदर तब्दीली चाहती है। इसके अलावा फियर और एंग्जाइटी का भी थीम मिलता है। इसके अलावा कंट्रोल और अथॉरिटी का थीम मिलता है। इसके अलावा नेचर और ह्यूमन कंडीशन का थीम मिलता है। इसके अलावा मोर्टेलिटी और रिसरेक्शन का भी हमें थीम मिलता है। और एंड पर हमें एलिनेशन और बिलोंगिंग के दरमियान कंपैरिजन का भी थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। सिल्विया प्लाथ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर सिल्विया प्लाथ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उनको डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।